बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर F3 FFA जिसे भी कहते हैं। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो, आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में और इसमें कितने टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं। नाउ बेसिकली जब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने हमारे पास, 5 हैं। नंबर 1 statement of profit and loss, number 2 statement of financial position, number 3 statements of changes in equity, number 4 statement of cash flows, and number 5 disclosure notes. So let's jump on to the statement of cash flows. Alright, so we have the two topics, I7 preparing the statement of cash flows. Let's see what to do. Statement of cash flows are a useful addition to the financial statements of a company because accounting profit is not the only indicator of performance. भैया जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में बड़ा बड़ा प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, जरूरी नहीं कि वो हकीकत हो उस कंपनी की, क्योंकि कंपनी तो रन भैया कैश इन हैंड पे करती है ना। जो माल हाथ में है तभी तो कंपनी रन करेगी। प्रॉफिट बुक्स में दिखाने से क्या होगा? ठीक है, बुक्स में तो दिखाना ही है शेयर होल्डर्स को, मगर असलियत भी तो पता हो ना कि ड्रॉअर में कितने रखे हैं, बैंक अकाउंट में कितने पड़े हैं। अगर वो रिकवरेबल्स हैं, रिसीवेबल्स ज़्यादा हैं, तो फिर क्या करेंगे? सो हियर वी गो दैट दिस इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस। येस इट इज, बट नॉट द ओनली इंडिकेटर. दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश and are a useful indicator of companies' liquidity and solvency. क्या फर्क है लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी में? लिक्विडिटी शोज दैट अ कंपनी इज एबल टू सेल ऑफ इट्स एसेट्स फॉर कैश, यानी कि कंपनी के पास इजीली ट्रांसफरेबल एसेट्स हों जो इजीली ट्रांसफर हो जाएं एट एनी मोमेंट इन कैश। जैसे ही कंपनी को कैश की जरूरत पड़ी, ओ गोल्ड रखा है बेच दो, कैश आ जाएगा हाथ में। ओ शेयर्स रखे हैं, बेच दो, कैश आ जाएगा हाथ में। तो लिक्विडिटी शो करता है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आप कैसे पे ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कैसे पे ऑफ कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म एसेट्स को जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, दैट इज योर लिक्विडिटी। whereas solvency will show you your longer term viability to pay off your long term debts. कि आपकी वायबिलिटी या आपके अंदर कितना तपड़ है कि आप अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को क्या पे ऑफ कर सकते हो, दैट इज सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी, आप अपने करंट लायबिलिटी को क्या पे ऑफ कर सकते हो, दैट इज लिक्विडिटी। सो पॉइंट टू बी नोटेड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमें कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ये हमें बताएगा कि यार कंपनी के साथ हो क्या रहा है, उसकी असलियत क्या है, भाई कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, उसके पास खुद कितना कैश है, कितना कैश उसके पास है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, और उसके पास कितना बैक हैंड पे एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स उसके पास कितना है कि वो लॉन्ग टर्म अपने डेट्स को क्लियर ऑफ कर सके, राइट। सो आगे बढ़ते हैं कि इट हैज़ बीन आर्ग्यूड that profit does not always give a useful or meaningful picture of a company's operations. Readers of a company's financial statements might even be misled by a reported profit figure. Yes, it is true. So let's go through this because it's highly important for the understanding of why statement of cash flow. जब P&L बना लिया, financial position बना ली, जब statement of changes in equity बना ली, तो फिर एक और statement बनाने की क्या ज़रूरत है? ये वो reasons है। आइए देखते हैं। Shareholders might believe that if a company makes a profit after tax of, say, for example, $1 lakh, then this is the amount that it could afford to pay as a dividend. जब शेयर होल्डर के हाथ में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है ना, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आती है ना, वो क्या सोचते हैं, ओह 1 लाख का प्रॉफिट, सारा का सारा दे दो मुझे डिविडेंड की शक्ल में। अनलेस द कंपनी हैज सफिशिएंट कैश, मगर अगर कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो क्या वो पे कर सकते हैं डिविडेंड? ना। Available to stay in business and also to pay a dividend, the shareholders' expectations would be wrong. ठीक, पैसा जब है नहीं तो डिविडेंड काहे का मिलेगा? 1 लाख भले बुक्स में दिखा दो प्रॉफिट, तो शेयर होल्डर्स के तो सपने ख्वाब चकनाचूर हो गए ना।
Next, employees might believe that if company makes profits, it can afford to pay higher wages next year. अब एम्प्लॉइज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L देखते हैं, तो कहते हैं वाह भाई 1 लाख का मुनाफा हो गया, अब हमें भी हमारी भी तनख्वाह बढ़ा दो, हमें भी कुछ दे दो। एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, मगर क्या ये हकीकत है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश. Next, survival of a business entity depends not so much on profits as on its ability to pay its debts when they fall due. अब देखो बात यह है कि प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कैश है कि आप अपने डेट्स को पे ऑफ कर सको, यस और नो. अगर वो रिसीवेबल की शक्ल में फंसे हुए हैं, ब्लॉक्ड हैं, अगर वो इन्वेंट्री की शक्ल में ब्लॉक्ड है, क्या फ़ायदा है इसे प्रॉफिट का? आपके हाथ में कैश ही नहीं, आप पे ऑफ ही नहीं कर सकते अपने डेट्स को, राइट? Such payments might include profit and loss items such as material purchases, wages, interest, taxation, but also capital payments for new non-current assets and the repayment of loan capital when this falls due. ठीक हो गई बात? ये 3 वो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ी कि भाई कंपनी को वो भी दिखाना पड़ा कि भैया शेयर होल्डर प्रॉफिट देख के खुश मत हो जाओ, ज़रा कैश फ्लो भी देख लो, भैया बैंक वाले ज़रा वो प्रॉफिट देख के खुश मत हो जाओ, ज़रा ये भी देख लो, एम्प्लॉय ज़रा उड़ो नहीं, ज़्यादा डिमांड्स नहीं कर लो, ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब नहीं बना लो हाई सैलरी के, ज़रा ये कैश फ्लो की भी कंडीशन देख लो. ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं. फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो. Some countries have required the disclosure of additional statements based on funds flow rather than cash flow. Funds यानी कि कोई डोनेशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे रही है, तो उसके भी अलग से बनाओ, कुछ कंट्रीज में है ये रूल. ठीक, आगे बढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 7 की तरफ कि भैया IAS 7 हमें आखिर कहता क्या है. The aim of IAS 7, International Accounting Standards 7, is to provide information for users of FS about an entity's ability to generate cash and cash equivalents. कि इस कंपनी में कितना तप्पड़ है, ज़रा ये बताओ अपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से कि तुम जनरेट कितना करते हो कैश फ्लो, और कैश इक्विवेलेंट्स को कितना जनरेट करते हो. नो, व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट्स? कैश इक्विवेलेंट्स वो एसेट्स होते हैं जो आप इजीली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश. फॉर एग्जांपल, हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, डॉलर जमा करके रख लेते हैं या GBP जमा करके रख लेते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट. व्हेन यू गो टू द मार्केट, कैन यू इजीली कन्वर्ट इट इनटू PKR? यस. हम लोग एज फैमिली क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, गोल्ड जमा करके रख लेते हैं. बेटी को क्या देते हैं दहेज में? गोल्ड देते हैं, जेवर पहनाते हैं. क्यों? ताकि वो एज एन इन्वेस्टमेंट सेव हो जाए, और वो जब उसे मुश्किल घड़ी आए, कैश की ज़रूरत पड़े, शी कैन गो टू द शॉप, शी कैन गेट हर गोल्ड सोल्ड, हर ज्वेलरी सोल्ड एंड गेट कैश ईजिली, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. ठीक हो गया. इजीली ट्रांसफरेबल एसेट्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स. अब अगर कोई चेक दे दे तो चेक भी आप बैंक में जाके फॉरेन कैश हाथ में ले सकते हो. आपके पास कुछ बॉन्ड्स रखे हुए हैं, बॉन्ड्स आप मार्केट में जाके कैश ले सकते हो. आपके पास कुछ शेयर्स रखे हुए हैं, आपने शेयर्स किसी और को बेच दिया, अपने कजन को बेच दिया, आपने कैश खुले करवा लिया अपने, राइट? सो दीज आर कैश इक्विवेलेंट्स. ओके, आगे बढ़ रहे हैं कि कैश नीड्स ऑफ द एंटिटी, ताकि पता चले यूजर्स को. द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लासिफाइंग कैश फ्लोज बिटवीन नंबर 1 ऑपरेटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है. नंबर 1 ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, नंबर 2 इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज एंड नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. ये 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड होती है, कैटेगराइज होती है कैश फ्लोज को, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. आगे बढ़ते हैं. स्कोप क्या है? ऑल एंटिटीज आर रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड टू प्रोड्यूस अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. तमाम एंटिटीज के ऊपर फर्ज है कि किसने फर्ज किया? IAS 7. फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, फादर का रोल, फर्ज है बाहर वालों को दिखानी है चीज़ें. एक फॉर्मेट गिवन है, प्रिस्क्राइब्ड है. वी कैन नॉट डू मन मर्जी कि मेरी मर्जी ऐसा लिख दूँ, मेरी मर्जी वैसा लिख दूँ. नो, दे हैव गिवन अ सेट क्राइटेरिया, यू हैव टू फॉलो इट.
बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, भाई बेनिफिट्स तो है ना, आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाती है, यू कैन एनहांस कंपेरेबिलिटी, यू कैन चेक फॉर एक्यूरेसी, और यूज़र की एक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ती है कि भाई ये PNL और FS फाइनेंशियल पोजीशन तो है, मगर साथ में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी देखना ज़रूरी है, तब आप एक ओवरऑल इंटरप्रेट कर सकते हो कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ की डेफिनेशंस हैं एंड आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू ऑल दीज की डेफिनेशंस। ओके, ये की डेफिनेशंस को आप ज़रूर गो थ्रू करेंगे। इसमें से 3 डेफिनेशंस हम अभी तक समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, और नेक्स्ट 3 जो है हम अभी समझने वाले हैं। So number 1 is cash. We know cash comprises of on hand and demand deposits. Cash equivalents अभी डिस्कस किया कि ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो फॉरन से कैश में तब्दील हो जाती हैं। कैश फ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। कैश फिजिकली बोले तो इन रियलिटी, क्योंकि अब तो फिजिकली तो अब तो बैंक में आते हैं ना, वर्चुअल भी हो गए, लेकिन इन रियलिटी कैश कंपनी में आ रहे हैं, दैट इज कैश इनफ्लो, एंड इन रियलिटी कैश कंपनी से जा रहा है, दैट इज कैश आउटफ्लो, जिसमें डेप्रिसिएशन फॉल नहीं करती, क्योंकि डेप्रिसिएशन रियलिटी में कैश जेब से गया नहीं कंपनी के, मगर हमने एसेट यूज़ किया तो उसकी वैल्यू गिर गई, तो हमने डेप्रिशिएट कर दिया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज नॉट अ रियल कैश फ्लो, सो देयरफॉर दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ कैश फ्लो। व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैश फ्लो are all the real inflows and the real outflows. Okay, next 3 कैटेगरीज है जिसमें डिवाइड किया गया है कैश फ्लो को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो नंबर 1, कैश जनरेटेड थ्रू या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी आप अपनी जो इन्वेंट्री है वो बेच रहे हो या खरीद रहे हो, उससे कैश या आ रहा है या जा रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी आपकी कंपनी कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कर रही है, जैसे कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है या कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। या बैंक में अपने पैसे जमा करा रही है, फिक्स डिपॉजिट कर रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्विटी कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटिटी। हमने अगर आपने पढ़ा हो तो, और अगर नहीं पढ़ा तो ये F9 के लेवल पे हमें बताया जाता है दैट देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर एनी कंपनी। ठीक है जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 2 ही तरह के होते हैं किसी भी कंपनी। नंबर 1 डेट, नंबर 2 इक्विटी। डेट बोले तो बैंक से लोन ले लिया, डेट बोले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इन्वेस्टर से लोन ले लिया। इक्विटी बोले तो पब्लिक से पैसा रेज किया। ठीक है, तो अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यानी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अगर डेट इक्विटी जो है, यूजुअली हर कंपनी मिक्सचर यानी दोनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से फाइनेंस उठाती है, डेट से भी इक्विटी से भी। डेट से यानी कुछ अपना कैपिटल बैंक से लोन लेती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या इन्वेस्टर से, और कुछ पब्लिक से पैसा उठाती है, शेयर मार्केट से लेती है। ठीक, तो इसकी जो रेशियो है, कभी किसी कंपनी में 70:30 होता है, कभी 60:40 होता है, कभी 50-50 होता है, डिपेंड करता है। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कंपनी में जिसमें फर्ज करो उसका 50-50 था रेशियो, और अब इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से 60-40 हो गया, तो दिस इज ब्रिंगिंग अ चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्विटी कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द इक्विटी। कैश इक्विवेलेंट्स हम समझ चुके हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंट कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। हमने ये तो समझ ही लिया है कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अच्छा जी, ज़रा ये अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके सवालात में आपको हेल्प आउट करेगा, जो कि हमने अभी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में स्पेसिफिकली इन्होंने बताया हुआ है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फॉल इन करेंगी, एंड यू हैव टू गाइज लर्न दिस अप। ओके, एंड वैसे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें भी ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ स्पेसिफिकली बताई हुई हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में फॉल करेंगी। ठीक, नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे भी ये बताया हुआ है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो स्पेसिफिकली फाइनेंसिंग के अंदर फॉल करेंगी, जैसे कि कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, कैश पेमेंट्स टू ओनर्स टू अक्वायर और रिडीम द एंटिटी शेयर्स, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग लोन्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेजेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिपोर्टिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
एक्टिविटीज। अब भैया आ जाती है बात कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाए कैसे हैं, फॉर्मेट है क्या, तो अब हम उस पर आ रहे हैं। अच्छा जी, हमें IAS 7 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 मेथड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सीधी सी बात, जो कैश अंदर आया, जो कैश बाहर गया, लिखो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, यू आर गुड टू गो। इनडायरेक्ट कहता है कि नो 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 नो, ऐसे थोड़ी भैया, जरा लिखो, तुमने P&L में डेप्रिसिएशन लेस किया था ना, डेप्रिसिएशन को चार्ज किया था, क्या वो रियल कैश फ्लो था? नहीं, चलो बेटा ऐड बैक। जो तुमने इम्पेयरमेंट की, क्या वो रियल कैश आउटफ्लो था? नहीं, चलो बेटा ऐड बैक। तो वो इनडायरेक्ट मेथड है जहाँ पे हमने जो जो P&L में जो जो इस तरह की एंट्रीज की हुई हैं जो कि रियल कैश फ्लो नहीं है, उन सबको उनकी हकीकत पे लाओ, उन सबको शो करो, डिफरेंशिएट करो। तो आइए देखते हैं दोनों के फॉर्मेट्स किस तरह से। सो नाउ यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू दैट दिस इज अ डायरेक्ट मेथड फॉर्मेट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आपके साथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, cash receipts, cash paid to suppliers, cash generated from operations, interest paid, income tax paid। और ये सब आप देख रहे हैं कि जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव फिगर है, जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो नेगेटिव फिगर है। जो आउटफ्लो हो रहा है वो नेगेटिव है और जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव है। एंड देन दिस इज योर नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शो होगी, इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी शो होगी। दैट वाज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल भी गिवन है डायरेक्ट मेथड का, और मैं अभी सिर्फ ये आपको दिखाना चाह रही हूँ दैट हाउ इज इट बीइंग प्रेजेंटेड, एंड यू कैन सी इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल वे। जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव है, जो आउटफ्लो है वो नेगेटिव है, एंड हियर दे आर जस्ट गिविंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बट we have to also show investing and financing because statement of cash flow is a complete presentation of operating activities, investing activities and cash flow from financing activities। इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट मेथड में इन्होंने प्रोफॉर्मा चेंज कर दिया। आपके सामने गौर कीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन, इसमें क्या किया? ऐड बैक डेप्रिसिएशन, ऐड बैक इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। फिर इंक्रीज अगर हो रहा है तो हम डिडक्ट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो हम ऐड करेंगे इन इन्वेंट्रीज। इंक्रीज हो रहा है तो डिडक्ट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे रिसीवेबल्स। फिर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डिडक्ट करेंगे पेबल्स और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, अब ये जो है ना, ये प्रोफॉर्मा है, बेसिकली फॉर्मेट है, और ये किसने दिया है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। चुप करके याद कर लो, चूं-चा नहीं करना, क्यों है, कैसे है, क्या है, भाई स्टैंडर्ड में बोला है ऐसा ही बनता है तो ऐसा ही बनाएंगे। हाँ, इसके पीछे लॉजिक है, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर ली कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है, क्यों ये फ़र्क आ रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ रीजंस गिवन है कि भाई डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंस एंड देयरफॉर इट इज डिडक्ट। फिर क्या कह रहे हैं? बाय द सेम लॉजिक, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, एक नॉन करेंट एसेट था वो आपने बेच दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, और उस पर लॉस हो रहा है जो कि एक्चुअल लॉस नहीं है, यानी कि एक्चुअल लॉस यानी कि आपकी जेब से कोई पैसा जा नहीं रहा है, फिजिकली आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो लिहाजा बाय द सेम लॉजिक व्हाट आर यू गोइंग टू डू? It needs to be added back and a profit deducted। ठीक है। An increase in inventories means less cash। अगर इन्वेंट्रीज बढ़ रही है यानी कि आपने मजीद इन्वेंट्रीज बाय की हैं मार्केट से या मैन्युफैक्चर की हैं, तो इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही है, मतलब कैश कम हो रहा है, ऑटोमेटिक बात है। इंक्रीज इन्वेंट्रीज हो रही है मीन्स लेस कैश, यू हैव स्पेंट कैश ऑन बाइंग इन्वेंट्री, आपने कैश स्पेंड किया है टू बाय इन्वेंट्री, लिहाजा इसको डिडक्ट करो। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स मींस द कंपनीज रिसीवेबल्स हैव नॉट पेड एज मच एंड देयरफॉर देयर इज लेस कैश। अगर रिसीवेबल्स की अमाउंट बढ़ रही है कि मार्केट से पैसा लेना है, यानी कोई आपको पैसा दे नहीं रहा, कैश कम हो रहा है, तो फिर क्या करें? इसको डिडक्ट करें।
नेक्स्ट, इफ वी पे ऑफ पेबल्स, अगर पेबल्स आपने पे ऑफ कर दिए और डिक्रीज हो रहा है तो देयरफॉर आपके पास कम कैश है, कैश आउटफ्लो हुआ होगा डेफिनेटली, तो देयरफॉर डिक्रीज इन पेबल्स में आपने क्या किया है, डिडक्ट किया। सीधी सी बात है, तसल्ली से इसको ज़रा पढ़ना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, समझ आ जाएगा कि बॉस सीन चल क्या रहा है, इनडायरेक्ट मेथड में हो क्या रहा है। इनडायरेक्ट में डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया, बल्कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे इन्वेंट्री बढ़ रही है, रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, पेबल्स कम हो रहे हैं, तो उससे बताया जा रहा है कि इसका मतलब तो यही है, बैक हैंड पे कैश कम हो रहा है, खत्म कहानी। इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट, भाई बीइंग अ कंपनी में कौन सा फॉलो करूँ मेथड। तो IAS 7 कोई पाबंदी नहीं लगाता और कुछ भी डिमांड नहीं करता, आपकी मर्जी है, आपको जो सा मेथड अच्छा लग रहा है आप फॉलो कर लो। लेकिन कहा यह जाता है कि डायरेक्ट मेथड में ज़रा कम खर्चा आता है, समझा करो बात। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स फॉर एंटिटीज दैट आर नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पॉइंट टू बी नोटेड, गौर से पढ़ना। जो कंपनीज, जो एंटिटीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, यानी कि बैंक नहीं है, क्योंकि बैंक का तो काम ही पैसे के ऊपर है ना, तो कह रहे हैं कि जो कंपनीज बैंक्स नहीं है या एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं कर रहे, तो उनके केस में जो इंटरेस्ट पेड है, इट शुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो या फिर एज फाइनेंसिंग कैश फ्लो। सीधी सी बात है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड should be classified as investing cash flows. Dividends paid by the entity may be classified as financing cash flow, showing the cost of obtaining financial resources, or alternatively as an operating cash flow, so that users can assess the entity's ability to pay dividends out of operating cash flows. अच्छा, इसमें टेंशन लेने का नहीं है, रिलैक्स। जब आप सम कर रहे होगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, जितना सम की प्रैक्टिस करोगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना के उसके पूरे फॉर्मेट को प्रैक्टिस करोगे, थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। अभी थियोरेटिकली सिर्फ सुनते रहोगे तो कंफ्यूज भी होगे, डर भी लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा। जस्ट गो स्लोली, प्रैक्टिस करो, पेपर पे करो, तब समझ आएगा। और फिर जब ये पढ़ोगे और वीडियो भी देखोगे साथ साथ, तो समझ आएगा कि अच्छा कहानी चल क्या रही है। इंटरेस्ट पेड क्यों और एज एन ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहा गया है या फिर फाइनेंसिंग कैश फ्लो कहा गया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्यों, डिविडेंड्स रिसीव्ड क्यों इन्वेस्टिंग कैश फ्लो कहा गया, इसको इस तरह क्यों कैटेगराइज किया गया। ठीक है, ये सारे सवाल के जवाब तुम्हें खुद मिलने लग पड़ेंगे। टैक्सेस और इनकम, टैक्सेस ऑन इनकम, कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम टैक्सेस ऑन इनकम should be separately disclosed and should be classified as cash flows from operating activities unless they can be specifically identified with financing and investing activities. भैया ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब IAS 7 में गिवन है, ये सब रूल्स हैं। रूल्स पे सवाल नहीं उठाते, रूल्स पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसे एज इट इज अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर भी कुछ डिबेट करनी हो तो अलग से फ्लोर पे बैठ जाएंगे, कर लेंगे डिबेट। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो सब। कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड अ रिकंसिलिएशन शुड बी प्रेजेंटेड शोइंग द अमाउंट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज रिकंसाइल्ड विद द इक्विवेलेंट आइटम्स रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। It is also necessary to disclose the accounting policy, कि आप कौन सी accounting policy follow कर रहे हो उसको भी disclose करना ज़रूरी है। Used in deciding the items included in cash and equivalents in accordance with IAS 1 presentation of financial statements। IAS 1 जैसे recommend करता है वो चीज़ें आपने cash equivalents और cash में डालनी है। ठीक। Other disclosures में कौन कौन सी बातें disclose करोगे? Amount undrawn, borrowing facilities, restrictions of the use of those facilities, cash flows which increase operating capacity, ये तमाम बातों का disclosure लाजमी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने एक full fledged cash flow है statement with the direct method, using direct method, देख लो अच्छे से। ठीक। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो जो कैश कस्टमर से रिसीव हुआ, जो जो कैश हमने सप्लायर एम्प्लॉइज को पे किया, जो जो कैश जनरेट हुआ फ्रॉम ऑपरेशंस, जो हमने इंटरेस्ट पे किया, इनकम टैक्सेस पे किए, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आए। जो रिसीव किया वो प्लस किया, जो आउटफ्लो हुआ वो डिडक्ट किया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
कोई इक्विपमेंट बेचा, उसके पैसे मिले, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर अपने मार्केट में इशू किए, उससे प्रोसीड जनरेट हुए, फाइनेंस हाथ में आया, कैश हाथ में आया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, बैंक से लोन लिया, पैसे हाथ में आए। डिविडेंड्स पे किए, पैसे हाथ से गए। सो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर क्या कह रहे हैं, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स थे उसमें नेट इंक्रीज कितना हुआ, ये सब कैलकुलेशन के बाद ये आपका आंसर आ रहा है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, 1 जनवरी को क्या अमाउंट थी आपके पास, एंड देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड की एंड में आपके पास कितने बचे या नहीं बचे। नेक्स्ट आपके सामने फॉर्मेट है इनडायरेक्ट मेथड का, इसको ज़रा गौर से देखिए। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट से कहानी शुरू की है और फिर उसमें एडजस्टमेंट्स करते चले गए हैं। एडजस्टमेंट्स में हम ऐड बैक कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को, एज यू कैन सी दिस, हम डिडक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इनकम को, हम ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को। इससे हमारे सामने क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमारी अमाउंट आ रही है। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड और अदर रिसीवेबल्स डिडक्ट हो रहा है, देखा जाए तो कैश रिड्यूस हो रहा है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10050, इसमें मतलब कैश आपके पास आ रहा है, क्योंकि डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज बोले तो आपने इन्वेंट्री बेच दी होगी यकीनन। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, आपने पेबल्स कम कर रहे हो यानी पेबल्स पे ऑफ कर रहे हो, तो यकीनन कैश कम हो रहा है। यह आपके पास टोटल आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 2730। इंटरेस्ट पेड लेस किया, इनकम टैक्सेस पेड लेस किया, आपके पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गई। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, कोई एसेट या इक्विपमेंट बेच रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, डिविडेंड्स रिसीव कर रहे हो, ये सब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हिस्सा हो गए। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो, बोरोइंग्स ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, डिविडेंड्स पे ऑफ कर रहे हो, तो ये आपके सामने नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गई। फिर उसके बाद नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर है इसीलिए नेट इंक्रीज लिखा है, अगर ये नेगेटिव फिगर आती तो यहाँ पे डिक्रीज लिखते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, कहानी खत्म। अब आपका सवाल होगा कि मैम इतना बड़ा सवाल क्या F3 के पेपर पे लेवल पर आएगा? तो मेरा जवाब है कि इतना बड़ा तो नहीं आएगा, मगर इसका एक छोटा सा कोई एलिमेंट निकाल के पूछ सकते हैं। तो जब तक पूरा नहीं पता होगा, बड़ा नहीं पता होगा, तो छोटा कहीं से भी निकाल के जो पूछेंगे फिर आप कैसे जवाब दोगे। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल में दे दिया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फॉल करेगी, और 4 ऑप्शंस दे दिए। अगर आपने ये सम पूरा फॉर्मेट के साथ ना किया हुआ हो तो आप कैसे, आपको याद कैसे रहेगा कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड फॉल करेगा नहीं करेगा, डिविडेंड पेड फॉल करेगा नहीं करेगा, परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट करेगा नहीं करेगा। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन पेपर, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिटेन इट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, लिखते नहीं हैं। सोचते हैं भाई स्मार्ट ज़माना है, सब कुछ है, ऑनलाइन देख लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिटेन नहीं रहेगा। और यहाँ रिटेन करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है लिखो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा एग्जाम टाइम में। नहीं तो एग्जाम टाइम में लगेगा हाँ ये किया था ना, क्या था, ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो राइटिंग से घबराओ नहीं, मेहनत से नहीं घबराओ, इट विल पे यू ऑफ इन फ्यूचर, क्योंकि यही F3 आगे चल के F7 में तब्दील होगा, SBR में तब्दील होगा। प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये हम सब देख चुके हैं, कर चुके हैं। ये इन्होंने दोबारा कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन हैं, इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। वी आर गुड टू गो एंड वी हैव ऑलमोस्ट completed the entire chapter. Alhamdulillah, you better solve the backside questions and all your revision questions. All the best. Thank you so much. Signing off for today. Allah Hafiz.